यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु, अधातु व उनके यौगिक। हालांकि देखने में ये टॉपिक छोटा सा है, बट ये टॉपिक 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखने में एक आदत सी बन गई है कि ऐसा एक टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हो 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाए तो अपने स्कोरिंग मार्क्स लाइक कुछ हो जाए। दिखने में 3 ही टर्म दिख रही है, 3 ही शब्द दिख रहे हैं, धातु, अधातु व उसके यौगिक। लेकिन यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है। साइंस का कोई भी टॉपिक हो, समझने के लिए टाइम चाहिए, तो आपको भी इसको समझने के लिए टाइम देना होगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मेटल, नॉन मेटल और इनके कंपाउंड्स की, इनके गुणों की और उनके अनुप्रयोगों की, और इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। वैसे तो देखो, टॉपिक में तो ये 3 ही नाम हैं, लेकिन धातुओं की पहचान, अधातुओं की पहचान करके उनके कुछ यौगिक याद कर लेने मात्र से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तब क्वेश्चन समझ में आएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम मेटल्स की बात करने से पहले हम कह रहे हैं कि यहाँ इस वीडियो में, और हो सकता है अगर वीडियो लंबा बना तो इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी कुछ इंग्लिश तो आपको, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, टाइम के साथ आपको अपडेट होने चाहिए। ओनली हिंदी मीडियम ही नहीं, अब जनरेशन जो आ रही है वो इंग्लिश मीडियम की आ रही है, तो आपको पढ़ाना भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पड़ेगा। तो कुछ टर्म्स जो है टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में आनी चाहिए, ठीक है। और साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है जो इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश मीडियम इंग्लिश होता है तो वो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है बजाय हिंदी के, क्योंकि नॉलेज ही फॉरेन का है तो लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज ही काम में आएगी। तो ये अभी जो चल रहा है ये थोड़ा सा मैं हिंदी इंग्लिश वैसे दोनों में बताऊंगा, क्योंकि टाइपिंग में इंग्लिश थोड़ी इजी रहती है, जैसे स्लाइड बनने में आसानी रहती है, तब मैंने ये बनाया। बाकी आपको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। तो यहाँ हम धातुओं के गुणों की बात करेंगे, अधातुओं के गुणों की बात करेंगे, और धातु कौन से कंपाउंड बनाते हैं यौगिक, और अधातु कौन से यौगिक बनाते हैं। वैसे तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनके बारे में मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इनका रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में क्या क्या अनुप्रयोग है इनके। ये एक टेबल है, आपको विज्ञान को समझने के लिए स्टार्टिंग परमाणु से करनी होती है। परमाणु क्रमांक थोड़े यौगिकों, परमाणु के प्रतीकों के रूप में याद रखने होंगे। ये आपके सामने एक टेबल है, मेरे को अच्छी लगी। हालांकि आप ये तो पता होना ही चाहिए, बाकी आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स जो है ना वो याद रखने होंगे। अब केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो विदाउट साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए ये काम की चीज़ें नहीं है। अपने को ये कुछ सिंबल है और ये नेम है एलिमेंट के, तत्वों के, परमाणु के, ये पता होने ही चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बेरिलियम, ब्रोमीन, कैल्शियम। देखो इनमें एक लो चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में हर एक सेकंड पॉइंट पे आपको अपवाद नज़र आएंगे, यानी केमिस्ट्री आपके इमोशंस के साथ खेलेगी। आपने कोई फैक्ट याद कर लिया, दूसरे पल उसमें कुछ चेंजिंग होगी, तो आप ये सोचोगे कि कुछ देर पहले तो ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो इमोशंस आप केमिस्ट्री के चेंज होते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको डलना होगा। खैर ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो एटम्स के जो सिंबल है ना, कुछ तो इंग्लिश से लिए हुए हैं और कुछ लैटिन वर्ड से लिए हैं। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये फॉरेन नॉलेज है, तो जो टर्मिनोलॉजी वो फॉरेन से ली हुई है। मीन्स यहाँ पे एल्यूमिनियम एक इंग्लिश वर्ड है, Al सिंबल है, आर्गन इंग्लिश वर्ड है, बेरियम, बेरिलियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड। यहाँ आते ही लोचा हो गया। गोल्ड की स्पेलिंग है GOLD और सिंबल है AU। तो ये जो AU लिया हुआ है वो लैटिन
ऑरम है, लैटिन वर्ड से लिया हुआ है जिसका मीनिंग येलो होता है। तो अरोरा गॉडेस ऑफ डॉन यानी प्रातः की जो देवी है अरोरा लैटिन में, तो उसके लिए ये ऑरम यूज़ में लिया हुआ है। तो यहाँ पर जब प्रातःकाल होता है तो आप जानते हो सूर्योदय होता है तो थोड़ा येलोइश कलर आता है, तो उसके लिए यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम यहाँ यूज में लेते हैं, जिसकी वजह से ये सिंबल दिए हुए हैं। ऐसे हीलियम तक ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है, आयोडीन, आयरन, लेड। अब लेड आते ही फिर लोचा हो गया, लैटिन वर्ड प्लम्बम से बना है। मैग्नीशियम, मरकरी आते ही फिर मरकरी ग्रीक वर्ड हाइड्रोजीरम से बना है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टिंग है कि कोई जो सिंबल है वो किस लैटिन वर्ड की वजह से उसको ऐसे सिंबलाइज किया हुआ है। ठीक है, विदाउट साइंस बैकग्राउंड वाले ये सिंबल और ये सिंबल याद रखें। इसमें एक हल्का सा गलती ये है कि जो रेडियम है ना उसका सिंबल है RA। ठीक है, वो ओनली R नहीं है, A इसके पास में रहना चाहिए है। फिर सिलिकन अर्जेंटम, सिल्वर आते ही सिल्वर की स्पेलिंग तो ऐसा ही से, लेकिन सिंबल क्या है Ag है। सल्फर, टिन, टिन लैटिन स्टेनम से जैसे इसका सिंबल ऐसा है ना, यूरेनियम है, जिंक है। तो ये धातु पढ़ने से पहले आपको धातुओं के सिंबल तो याद हो कुछ, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ये कुछ आयंस। विभिन्न प्रकार के परमाणु आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर। तो ये सारे के सारे कुछ कैटायन और कुछ एनायन है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो धनायन, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो ऋणायन। इन्हें पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं, बहुपरमाणविक आयन है ये सारे के सारे बहुपरमाणविक है, क्योंकि इनमें परमाणु क्या है, इनमें परमाणु एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पॉलीएटॉमिक है। और पॉलीएटॉमिक देखो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 1 है, और पूरे के पूरे आयन पे चार्ज कैसा है, प्लस है। इस पे -2 है, इस पे -1 है। ये 3 नीचे है, ये माइनस है। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइट, ये कुछ आपको आयन पता होने चाहिए। ये पॉलीएटॉमिक आयन है। एक होते हैं मोनो एटॉमिक आयन, मतलब ये आयन्स की कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन आपको कुछ जैसे आयन और इन पे चार्ज कैसा होता है ये पता होना चाहिए। जैसे अभी मोनो एटॉमिक में बात कर रहा था, तो मोनो एटॉमिक में जैसे सल्फाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, यानी जिसमें एक एक एटम ही होते हैं, उनके लिए ये सिंबल यूज़ में आते हैं। काम की बात ये है कि हर एक आयन पर चार्ज कैसा होगा ये थोड़ा सा आपको पता रखना होगा। हालांकि फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जब बार बार आप रिएक्शन में इनको यूज़ में लेते हैं तो थोड़ा ये ईजी हो जाता है। ठीक है, साइंस को पढ़ने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा। 5-10 मिनट की वीडियो से ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, ये सल्फाइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, जनरली आइड, एट जिनके आगे लगता है वो क्या होते हैं, वो एनाइन होते हैं, यानी ऋणायन होते हैं। ठीक है, कोई भी यौगिक होता है ना, वो 2 प्रकार के आयनों से मिलकर बना हुआ हो सकता है, 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ हो सकता है। परमाणु ही आयन बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऋणायन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो धनायन बन जाते हैं। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं वापस उसी स्लाइड पर जो मैं बता रही थी कि डिफरेंट टाइप के पॉलीएटॉमिक आयन हो गए, परमाणुओं के प्रतीक हो गए। अब उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद में ये कुछ प्रेफिक्स है यानी पूर्व लग्न है। अगर किसी यौगिक में परमाणु 1 यूज में आ रहा है तब मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, ये यूज में लेने होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, पहली बात, यहाँ जब 2 प्रकार के परमाणु होते हैं तो इधर इस साइड वाला जो परमाणु होता है उसके लिए कभी भी मोनो का यूज नहीं किया जाता, भले ही एक ही एटम हो। इस साइड वाले के लिए मोनो से लेकर डेका तक जितने भी है उन सब का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो कार्बन 1 है तो कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन 2 है तो डाई यूज में लिया और ऑक्साइड आ गया। यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो कार्बन के लिए तो मोनो नहीं, लेकिन दूसरे वाले के लिए, इस साइड वाले के लिए मोनो यूज में आ रहा है। यहाँ कार्बन 1 है, क्लोरीन 4 है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे नाइट्रोजन 2 है, तब इसके लिए क्या हुआ, डाई यूज में ले लिया, ये नाइट्रोजन, ये टेट्रोक्साइड। वैसे टेट्रा 4 है ना, तो टेट्रा। और ऐसे आयन को बोलते हैं ऑक्साइड। जब 2 स्वर
एक साथ यूज में आते हैं, है ना, वोवेल्स, तब इनको कंबाइन करके और ओ लिख दिया टेट्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ये कब काम में आएगी? जब धातु व अधातु यौगिक बनाएंगे, हम इनकी रिएक्शन लिखेंगे, तब आपके काम में आएगी। अब इसके बाद हम कुछ कॉमन यौगिक है, इनका भी आपको पता होना चाहिए। ये टेबल मेरे को अच्छी लगी, हो सकता है आपको लगे नहीं लगे। मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ी काम की टेबल है, किस लिए कि आपको एग्ज़ाम में ये जनरल साइंस के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, कि बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, ब्लीच का क्या फॉर्मूला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना, तो वो क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपके काम में आने वाली है। और इसी तरह जो जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये कुछ कॉमन फार्मूले हैं जिनका आपको नॉलेज होना ही चाहिए। या तो फार्मूले से नेम पूछा जाता है, या नेम से फार्मूला पूछा जाता है, या फिर इनके केमिकल नेम के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर में हम बात करते हैं। असुविधा के लिए खेद है, बस कुछ ही देर में हम आने वाले हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे ब्लीच बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है ब्रिमस्टोन, S8 है, चाक है, यानी जो चौक होती है, पहले आजकल तो डिजिटल बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर ये आगे चौक होती है, उसमें भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइम स्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये तो केमिकल नेम है, ये कॉमन नेम है, जिनको हम जनरली जिस नाम से बिकते हैं वो एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। वैसे अगर केमिकल नेम याद हो तो और भी अच्छी बात है ये, और ये फॉर्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए। मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgO है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। ऐसे ही एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, हाफ H2O और ऐड होता है। और एक होता है ये जिप्सम। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O में यही डिफरेंस होता है, CaSO4 2H2 डाईहाइड्रेट होता है, और ये हेमीहाइड्रेट होता है। तो ये एक टेबल है जो आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है, जनरल साइंस से रिलेटेड है, मेरे को ठीक लगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। वाटर है, वाटर का जनरल फॉर्मूला H2O है, और केमिकल नेम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं कि मेटल्स की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, यानी धातुओं के कुछ बेसिक गुण क्या क्या होते हैं। हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की क्या है। लस्ट्रस सरफेस, यानी इनकी चमकीली सतह होती है। ठीक है, मेलिएबिलिटी, यानी इनको चोट मारते हैं, आघात वर्धनीयता हिंदी में कहते हैं, चोट मारते हैं तो फैल जाते हैं ये। ठीक है, इनके तार बनाए जा सकते हैं, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। NCERT कहती है कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। इतनी धातुओं में तन्यता का गुण होता है, तन्ने का गुण होता है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। उष्मा के चालक का मतलब लोहे की छड़ को आप एक साइड से गर्म करोगे, दूसरी साइड तक उष्मा चलती चलती पहुंच जाएगी। लेकिन मरकरी जो होती है वो उष्मा की चालक नहीं होती, लेड उष्मा का चालक नहीं होता धातु होते हुए भी। तो ये धातुओं के कुछ भौतिक गुण हैं।
हम आगे पढ़ेंगे, पहले इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनके रासायनिक गुणों की कहाँ जरूरत पड़ेगी। भौतिक गुणों तक सब ठीक ठाक चलेगा, आपको थोड़ा ऐसे पढ़ने में और इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन की बात करते हैं तो विदाउट साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए माथे पे सलवटें आ जाती है कि ये क्या लोचा हो गया। लेकिन ये ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है, थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कहते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये एक कॉमन चीज़ है। ठीक है। हम अगर एनसीईआरटी के पास चलते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी देखूंगा, मैं बताता हूँ। कुछ ही सेकंड और रुकिए बस। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक इनके भौतिक गुणों के बारे में क्या बोलती है। क्योंकि अपने पास तो रेफरेंस क्या है, बुक ही तो है, एनसीईआरटी वाली बुक। ठीक है। इनकी लोकेशन देखेंगे। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर धातु, अधातु और बीच में एक तीसरी टर्म और आती है उपधातु, ये कौन कौन सी होती है, ये भी देखेंगे। पहले हम भौतिक गुण देख लेते हैं। तो धातु जो है वो क्या है, पहले तो कुछ धातुओं के कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ठीक है। उसके बाद में पढ़ने लायक क्या चीज़ है, इनकी धात्विक चमक होती है, ये धातुओं में मुख्य गुण होता है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इनमें कठोरता होती है, धातुएं कठोर होती है। ठीक है। पढ़ते जाओ, आपको अपने आप महसूस होगा कि रासायनिक गुणों की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिर तीसरा गुण आघात वर्धनीयता, यानी इनको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं होती है, इसीलिए तो गहने, ये ऑर्नामेंट्स बनते हैं। और धातु पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, इसे तन्यता कहते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, और तन्यता की वजह से ही, आघात वर्धनीयता की वजह से धातुओं के बर्तन बनते हैं। और धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बताया मैंने सुचालकता ऊष्मा की क्या होती है। इसके अलावा विद्युत के भी सुचालक होते हैं। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है। ये बात पढ़ी। तो ये कुछ धातुओं की भौतिक विशेषताएं हैं। और ये कह रहा है कि जो बिजली है वो पीवीसी कोटिंग वायर से पहुंचती है आपके घर में, लेकिन उस पीवीसी को रबड़ जैसा जो आपको दिखता है, यानी कोटिंग होती है, उसको हटाते हैं तो अंदर कॉपर का वायर दिखता है। तो कॉपर क्या, एक विद्युत का चालक है। ठीक है। अच्छा, इनको ऐसे कहीं टकराते हैं, सतह से टकराती है, कठोर होने की वजह से तो आवाज़ करती है। तो ये कुछ भौतिक विशेषताएं हो गई। अच्छा, ये इन विशेषताओं के बाद में हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों को भी बता देते हैं कि इंग्लिश में इनको क्या क्या बोलते हैं और कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी यूज़ में लेते हैं। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो धातुएं होती हैं, मेटल्स, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो बस रिपीट कर लेते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मेटल्स जिनके नेम आपको पता होने चाहिए वो है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड लेड। पहली बात, ये क्या होती है, इनकी शाइनिंग सरफेस होती है, इस वजह से इसे बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, यानी धात्विक चमक होती है। दूसरी बात क्या है, ये कठोर होती है जनरली धातुएं। ठीक है। और कठोरता सब में एक जैसी नहीं होती है, जैसे लोहा ज़्यादा कठोर होता है, एल्यूमिनियम कम कठोर होता है। ठीक है। सोना उससे भी कम कठोर होता है। तो कठोरता मेटल टू मेटल वेरी करती है, हार्डनेस। तीसरी बात है कि इनको पीट कर थिन सीट बनाई जा सकती है, इसे बोलते हैं मेलिएबिलिटी। चौथी बात है, इनके थिन वायर बनाए जा सकते हैं खींचकर, इन्हें हम टेंसाइल नेचर होती है, इस वजह से ये है डक्टिलिटी।
और एग्जाम्पल गोल्ड का दिया हुआ है, एक डक्टाइल मेटल है गोल्ड, यानी 2 किलोमीटर लेंथ वाला वायर बनाया जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से। ठीक है, तो ये कुछ वो हो गई। इसके साथ ही यहाँ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, सिल्वर एंड कॉपर हीट के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। लेकिन इसी में फिर देखो इमोशंस के साथ खेल गई ना केमिस्ट्री। यहाँ लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। अब हिंदी में लिखा कुचालक, इंग्लिश में देखना लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनना। तो ये साइंस है और यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये वाली टर्म आप ज़्यादा डोमिनेंट मानना हिंदी के बजाय। ये पुअर कंडक्टर बोल रहा है, नॉन कंडक्टर नहीं। ठीक है, यानी चालक कुचालक है ऐसा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सिल्वर और कॉपर के कंपैरिजन में उष्मा के थोड़े कम चालक होते हैं, ऐसे कह रहा है। और हिंदी में पूर्णतया लिखा हुआ कुचालक। तो अगर ये थोड़ा सा अगर ऑप्शन में वैसे तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं देंगे, दे तब भी आपको क्या मानना है, इंग्लिश वाला वर्जन मोर एक्यूरेट मानना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये कुछ मेटल की और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो उष्मा के चालक, विद्युत के चालक, कठोरता, चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ये कुछ भौतिक गुण हो गए धातुओं के। लेकिन इन भौतिक गुणों को पढ़ते पढ़ते कुछ अपवाद आए, और अपवादों में एक अपवाद क्या, मरकरी और लेड जो उष्मा की चालक कहलाती थी, वो क्या है, सभी धातुएं उष्मा के चालक नहीं है। अब ऐसे ही नॉन मेटल की बात करते हैं। जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो ये इनके विपरीत गुण होंगे। अब धातुएं जहाँ क्या है, सॉलिड होती है ना, अपवाद यहीं आ जाता है। एक धातु है मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। दूसरी धातु है गैलियम जो हथेली पे लेते ही पिघल जाती है। तो ये बिन पेंदे का लोटा हो गया कि मतलब क्या गुण कि धातुओं में कठोरता ही होती है, ये कंफर्म नहीं कह सकते हम। ठीक है, उष्मा के चालक होते हैं, ये भी कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि मरकरी और लेड को ये उष्मा के कुछ चालक बता रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोवर्सी है इनके भौतिक गुणों में। अब धातुओं के गुण देख लेते हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो, जब जैसे नेचर में हर चीज़ व्यवस्थित है, फूलों में परागकण व्यवस्थित है। आपने सनफ्लावर देखा होगा, सर हमने नहीं देखा, सूरजमुखी कहाँ देखने को मिलता है। अरे बीजेपी घास देखी होगी, पीले पीले फूल दिखते हैं फूलों के बीच में, ये जो छोटे छोटे आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, वो क्या है, वो परागकण है, तो वो अरेंज होते हैं ना। ऐसे ही पियानो में सारे स्वर अरेंज होते हैं, सारे गामा पादा निसा, वैसे ही केमिस्ट्री में ये जो धातु, अधातु, उपधातु, ये सब क्या परमाणु ही हैं। तो परमाणुओं को भी ये कहाँ कहाँ पहले हैं सर, इनको कहाँ कहाँ ढूंढें, उनकी एक फिक्स लोकेशन है। इस लोकेशन को कहते हैं हम आवर्त सारणी। तो केमिस्ट्री में एक आवर्त सारणी में इन सभी धातुओं को अरेंज किया हुआ है। पहले मैं उनकी बात कर लूँ, अच्छा, उसके बाद में हम इधर आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। तो हम चल रहे थे इधर और बात कर रहे थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई और नॉन मेटल्स की हो गई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इनकी लोकेशन, ये लोकेशन होती है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो दिख रही है वो मेटल्स की है। ठीक है, ये ब्लॉक एस ब्लॉक कहलाता है, इसे डी ब्लॉक कहते हैं। ये पी ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक यहाँ डी ब्लॉक के बीच से ही निकला है, यहाँ से। ठीक है, इन्हें एस पी डी एफ क्यों कहते हैं, ये केमिस्ट्री का विषय है, तो अभी आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करते हैं उसके आधार पर ये ब्लॉक बांटे हुए हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी परमाणु हैं वो यहाँ इन्हीं घरों में रहते हैं।
आपको इस लेवल पे ध्यान ये रखना है कि इस टाइप के मोहल्ले को बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो दो लाइन है ना वो एस ब्लॉक है। इसमें फर्स्ट वाली लाइन को बोलते हैं क्षारीय धातुएं और सेकंड वाली लाइन को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और ये भी धातुएं ये इन्हें बोलते हैं संक्रमण धातुएं। और ये भी धातुएं ये पी ब्लॉक की धातुएं। ये जो सेडेड है वो है उप धातुएं और ये होती है इधर अधातु। यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि धातु और अधातु टॉपिक नहीं, बीच में कौन घुस गया, उपधातु भी घुस गया। तो आपको उपधातुएं कौन सी ये भी पता होनी चाहिए। बड़ा डिस्कशन का विवाद का विषय आपके लिए ये बन सकता है कि उपधातुएं कौन कौन सी। अभी इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ जो जो परमाणु आते हैं वो उपधातु है। इसके इस साइड में जो खाली ब्लैंक दिख रहे हैं वो अधातु है और भरे हुए ये दिख रहे हैं वो धातु है। अच्छा सर इसमें कौन कौन से परमाणु हैं वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखो ये आके बस गए यहाँ पर। और ये जो मैंने कहा ये मोहल्ला यहीं से निकला है, बीच में गली छोटी हुई है ना, यहीं से आ गया। तो ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। यानी ये भी धातुएं, इन्हें सारी धातुएं, इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं, ये संक्रमण धातुएं होती है, ये पी ब्लॉक की धातुएं। डायग्राम कह रहा है कि जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो तो है सारी धातुएं, जो आपको ग्रे कलर की दिख रही है वो है उप धातुएं और जो ब्लू कलर की दिख रही है वो है अधातुएं। ठीक है, इनके गुणों पे तो जाते हैं बाद में, पहले अपने को इनकी लोकेशन भी तो पता होनी चाहिए। तो उपधातुओं में कौन कौन, उपधातु वो धातु होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण होते हैं। इन्हें इंग्लिश में मेटेलॉइड या सेमी मेटल दोनों टर्म यूज में लेते हैं। तो उपधातुओं में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन ये होते हैं। आपको कम से कम इनके नाम पता नहीं हो तो दो मुख्य उपधातुएं कौन सी आपको याद रहनी चाहिए। दो मुख्य उपधातुएं जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो याद रहनी चाहिए। ये जो ट्रांजिस्टर है या इंटीग्रेटेड सर्किट है उसमें यूज में आती है। सर ट्रांजिस्टर किसने देखे, इंटीग्रेटेड सर्किट किसने देखे? जो अपने मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, छोटी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं उनमें जो सर्किट बने हुए होते हैं उनमें ये काम में आते हैं। क्या? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन वैली नाम सुना होगा, बेंगलुरु नाम सुना होगा। तो जहाँ टेक्नोलॉजिकली गैजेट्स बनते हैं वहाँ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मोस्टली यूज में आते हैं। तो ये उपधातुएं होती है, ये मेन मुख्य दो उपधातुएं हैं। अब विवाद का विषय ये है, देखो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग और मोस्टली लोग आपको क्या बताते हैं कि बोरोन किस में आना चाहिए, बोरोन अधातु में आना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं रेफरेंस सोर्स के साथ बता सकता हूँ कि बोरोन क्या है, बोरोन एक उपधातु है। अगर आप लड़ना चाहते हो, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आप ऑब्जेक्शन लगाओ, तब आप लगा सकते हो चैलेंज के साथ। लेकिन अगर आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लो। तो यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें दूसरा रेफरेंस मैं फिर दे रहा हूँ। देखो ये जितने भी ब्लॉक है ये क्या है, उपधातु। ये जो रेड है वो क्या है, अधातु। और ब्लू है वो सारे के सारे धातु है। कहने का मीनिंग ये हो गया कि जो परमाणुओं के घर है, एटम के जो घर है, उन घरों में अधिकांश घरों में कौन रहते हैं, मेटल। और ये कौन से, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या है, अधातुएं हैं और बीच में कुछ उपधातुएं हैं। यानी पीरियोडिक टेबल का मोस्टली भाग किन से बना हुआ है, पीरियोडिक टेबल का मोस्टली भाग धातुओं से बना हुआ है। अब धातुओं के जो फिजिकल गुण देखे हमने, भौतिक गुण देखे, उनमें तो लोचा ही लोचा है। क्योंकि भौतिक गुण कभी कुछ है कभी कुछ है, कुछ तो लिक्विड है, कुछ सॉलिड है और कुछ गैस नहीं है। ये कंफर्म है, धातु गैस नहीं होगी। अधातु सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होगी। धातु लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लेकिन गैस नहीं। अब देखो इसका एक मैं और प्रूफ देता हूँ आपको। ये बोरोन है और ये सिलिकॉन है। क्या लिखा हुआ है, द सेमी मेटल और मेटेलॉइड आर ब्रिटल सॉलिड्स। टू सेमी मेटल दिए हुए हैं, टॉप पे तो बोरोन है एंड सिलिकॉन कहाँ है, बॉटम पे। तो बोरोन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटेलॉइड की कैटेगरी में आते हैं, सेमी मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ये प्रूफ के साथ मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में हो सकता है आपको ये हो सकता है क्या है ही देखने को मिल रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग सेमी मेटल क्या है ये है। बट आप रेफरेंस के साथ चैलेंज लगा सकते हो कि बोरोन भी क्या है, यानी 7 नहीं है, उपधातुएं 8 मानी जा सकती है।
सर 7 और 8 का मतलब क्या है? 7 और 8 का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये उपधातुएं हैं। दिख रहा होगा आपको, सूझ रहा होगा। अगर ढंग से नहीं सूझ रहा तो अपने मोबाइल की जो HD वो क्वालिटी है वो HD कीजिए, उसके बाद ही आप ढंग से देख पाएंगे। थोड़ा सा तो नेट खर्च करना ही पड़ेगा आपको क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोकेशन तो हमने डिसाइड कर ली कि पीरियोडिक टेबल में मोस्टली लेफ्ट साइड में धातुएं, राइट साइड में अधातुएं और बीच में उपधातुएं। इसलिए हम कहते हैं कि आवर्त सारणी में आप अगर बाएं से दाएं चलते हो तो धात्विक गुण तो कम होता है और अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। दूसरी बात, अधातुओं के लिए कह सकते हो कि अधातुएं बाएं से दाएं चलने पर उनका गुण बढ़ता जाता है और धातुओं का गुण कम होता है, और बीच में क्या होती है? उपधातुएं होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। लोकेशन पता होना और इनकी कैटेगरी पता होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब धातुएं होती कैसी है ये आप सबकी भौतिक अवस्थाएं देख सकते हो, ठीक है। ये इधर एस ब्लॉक की धातुएं हैं, यानी क्षार धातुएं ये सारी। लिथियम ऐसा, सोडियम ऐसा, पोटेशियम इसके अंदर है, रूबिडियम इसके अंदर है ट्यूब के, सीजियम इसके अंदर है। फिर ये बेरिलियम ऐसा होता है, मैग्नीशियम ऐसा है, कैल्शियम ऐसा है, स्ट्रोंशियम ये रहा अंदर लिक्विड के अंदर, बेरियम ये रहा, बोरॉन, एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, वही एल्यूमिनियम घरों में जो हम बर्तन यूज में लेते हैं, जिसे हम भ्रम के साथ सिल्वर मान लेते हैं, सिल्वर जिसे बोलते हैं, वो सिल्वर नहीं में सिल्वर होता है, वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम धातु होती है, वो एल्यूमिनियम धातु के बर्तन होते हैं। तो गैलियम देखो हथेली पे लेते ही पिघल गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो होता है वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई धातु पिघलती है, तो इसका गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस होता है और अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे हम हथेली पे रहेंगे कुछ उष्मा मिलेगी गैलियम को, और गैलियम क्या हो जाएगा? गैलियम पिघल जाएगा। तो वो ये कंडीशन है, देखो हथेली पे लेते ही। आप केमिस्ट्री लैब में किसी भी केमिकल से नंगे हाथों नहीं खेल सकते, आप ग्लव्स पहन के ही काम करें, वरना आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। स्किन कैंसर हो सकता है या अदर कोई डिजीज़ हो सकती है, जैसे केमिकल्स के साथ थोड़ा केयरफुली हम काम करें। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का, और जब आप हथेली पे रखते हो और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे नाइट्रोजन है, गैस है, फॉस्फोरस ऐसा होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जिसमें मेटेलिक गुण होते हैं, जैसे लेड है ऐसा, टिन ऐसा है, ठीक है, मजबूत होता है ना। वैसे ही ये सल्फर, सेलेनियम, ये क्लोरीन थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का होता है, लिक्विड मतलब गैस इस फॉर्म में है, ये डिजोल्व है। ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्राउन रेड कलर का। आयोडीन होता है सॉलिड, ये इस टाइप का। तो ये कुछ धातुओं और अधातुओं की मैंने भौतिक अवस्थाएं आपको बताई, इनकी लोकेशन मैंने बताई। ये CCl फॉर्म में घुला हुआ आयोडीन है। सर आयोडीन तो सॉलिड होता है ना? हाँ, जब आप इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल देते हो तो इस टाइप का कलर देता है। ये ब्रोमीन का कलर है और ये क्लोरीन का कलर है, लाइट ग्रीन कलर। ये ब्रोमीन, ये आयोडीन घुला हुआ है। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, आयोडीन CCl फॉर्म में घुला हुआ है। 3 हेलोजन का कंपैरिजन किया हुआ है। ये वो सोडियम धातु है जिसे हम नॉर्मल किचन में काम में लेते हैं, चाकू वैसे काट सकते हैं, जैसे हम खीरा काटते हैं ना, वैसे इस सोडियम को, पोटेशियम को काटा जा सकता है। तो ये कुछ आपने इनकी देखी शक्लें। अब पीरियोडिक टेबल में बात करें तो ये कह रहे हैं कि इस टेबल में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है।
मोस्टली एलिमेंट कौन सी होती है? ज़्यादातर मैंने कहा इस पूरी बिल्डिंग में कौन बैठे हुए हैं? धातुएं। अब 3 बातें कर रहे हैं। पहली बात धातुओं की कर लो। धातु सॉलिड होती है, रूम टेम्परेचर पे गुड कंडक्टर होती है, यानी ऊष्मा की चालक होती है, विद्युत की चालक होती है और पॉजिटिव आयन देती है। यानी आप रासायनिक दृष्टि से देखें, इसकी परिभाषा दें तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं। अब रासायनिक परिभाषा हम आगे देखेंगे, इसकी ज़रूरत भी मैं बताऊंगा। फिर दूसरी बात आती है मूविंग अक्रॉस द टेबल। आप इस टेबल में आप लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, जैसे जैसे दाईं तरफ चलते हैं वैसे वैसे अधातुएं आपको मिलती जाती है बीच रास्ते में बिल्डिंग में, ठीक है। फिर मेटेलिक नेचर तो कम होती है, और यानी धात्विक प्रकृति तो कम होती है, अधात्विक प्रकृति बढ़ती जाती है। प्रकृति बढ़ने का मतलब वो परमाणु जिनमें धात्विक प्रकृति होती है वो आपको कम मिलते जाते हैं, और अधात्विक प्रकृति वाले इधर वाली साइड में बढ़ते जाते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है एक मेटेलॉइड, जिन्हें सेमी मेटल भी कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेमी मेटल या मेटेलॉइड होते हैं कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अर्धचालक उद्योगों में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस और इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें मोस्टली जर्मेनियम और सिलिकॉन ही यूज में आते हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है नॉन मेटल, जो सबसे राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं दाईं तरफ, और ये ऊष्मा के भी कम चालक होते हैं, और जनरली सामान्य ताप पर क्या होती है? ये गैसें, हालांकि कुछ लिक्विड भी होती है धातुएं, ठीक है। ये मैंने आपको धातुओं के भौतिक गुण और उनकी लोकेशन बताई है। सेम कहानी ये इधर ही है। अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन पे हम बाद में आते हैं, पहले हम वहीं चलते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हम कह रहे थे कि धातुओं की ये भौतिक गुण है, ठीक है, भौतिक गुण। अब इसके बाद में देखिए स्कूल की घंटी का उदाहरण है, ठीक है। स्कूल की घंटी कांसे की बनी हुई है, और कांसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक मिश्र धातु है जो बनता है कॉपर व टिन से। एक होता है पीतल, एक होता है कांसा, दोनों ही मिश्र धातु हैं। पीतल में कॉपर जिंक और कांसे में कॉपर टिन। कांसा थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। अब अधातुएं, अब अधातुओं के बारे में क्या कह रहा है? अधातुएं जो द्रव होती है। अब ऐसा कहते ही देखना क्या होता है, सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती है। तीनों बातें कर ली ना इसने, तो अच्छा हो गया। यानी ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ इनमें गुणों में जो है वो परिवर्तन होता रहता है भौतिक गुणों में। न तो ये ठोस है पूरी तरह, न ये पूरी तरह द्रव है, और न पूरी तरह गैस है। यानी इनकी ठोस, गैस और द्रव तीनों अवस्थाएं संभव है। आयोडीन सॉलिड होता है, ठीक है। कार्बन सॉलिड होता है। दो अपरूप होते हैं, डायमंड यानी हीरा जो विद्युत का कुचालक होता है। अब हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते, देखो धातुओं के लिए हमने कहा विद्युत की चालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। अपवाद कौन आ गया? इमोशन चेंज हो गई केमिस्ट्री की, कौन आ गया? मरकरी और लेड आ गया। ऐसे ही अधातुओं में कहते हैं कि ऊष्मा की चालक नहीं होती है, लेकिन यहाँ अपवाद क्या आ गया? विद्युत की चालक नहीं होती है, अपवाद क्या आ गया? कार्बन का दूसरा अपरूप ग्रेफाइट आ गया। तो यहाँ पर ये तो उनकी भौतिक अवस्था की बात हो गई अधातुओं की। अब हम अधातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं अभी, फिर आगे चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो इसके आधार पर धातुओं को अधातुओं से हम थोड़ा अलग कर सकते हैं। कठोरता धातु में होती है, आघात वर्धनीयता धातु में होती है, तन्यता डक्टिलिटी, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये ध्वनिकता होती है, ठीक है। इंग्लिश में बोलें तो आप मेटल्स को नॉन मेटल से किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं? इस तरह सोनोरिटी कहते हैं ध्वनिकता को इंग्लिश में। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वही है जिसकी हमें ज़रूरत है। अब केमिस्ट्री की ज़रूरत अब पड़ेगी। कैसे? पहला अपवाद, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये भी अपने आप में एक पूर्णतया स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि मरकरी के अलावा दूसरी धातुएं कौन सी आ गई? गैलियम हथेली पे रखा,
सीजियम हथेली पे रखा, पिघल गई, तरह अवस्था में आ गई। यानी आपको पल पल केमिस्ट्री के साथ, इमोशंस के साथ, बदलते हुए इमोशंस के साथ, केमिस्ट्री के इमोशंस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आयोडीन अधातु होती हुई भी चमकीली है। हमने पहले कहा था लस्ट्रियस सरफेस होती है, मेटेलिक लस्टर किस में होता है, मेटल्स में होता है। लेकिन आयोडीन की मैंने आपको शक्ल दिखाई अभी कि आयोडीन जो है खुद चमकदार एक तरह से पदार्थ है, एक तरह से अधातु होती है। मैंने आयोडीन का अभी दिखाया ना आपको, ये रही देखो आयोडीन, ये आयोडीन दिख रहा होगा, ऐसे जूम करके देखो, आयोडीन ऐसी है, घोलोगे तब वो पिंक कलर में आ जाती है CCl4 में। तो ये क्यों बातें बता रहा हूँ सर, आप तो सब मिक्स कर रहे हो। देखो मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप सारी बातें पढ़ो। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। ठीक है, कार्बन का मैंने एग्जाम्पल बताया है कि इसका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ डायमंड होता है, जिसको काटना मुश्किल होता है। ठीक है, जो औरों की कटिंग में काम में आता है। तो इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। लेकिन इसका दूसरा रूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। जहाँ डायमंड विद्युत का कुचालक है और वहीं ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आयोडीन भी कठोर होती है। ये कुछ बातें हैं जो कन्फ्यूजन वाली है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। और इन बातों को सुन के फिर हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि ऐसा कोई तरीका निकालो जिससे हम फिक्स कह सकते हैं कि ये धातु और ये अधातु, और वो तरीका केमिस्ट्री निकाल के लाती है। हम केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये धातुएं हैं और ये अधातुएं हैं। यानी धातुएं सारी की सारी जल से क्रिया करके हाइड्रोजन देगी, अधातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देगी। धातुएं HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देगी, अधातुएं HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देगी। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएगी, अधातुएं ये नहीं बनाएगी मोस्टली। तो ये कुछ बातें इसलिए बताई हुई है। ऐसा नहीं है कि आपने जो अब तक पढ़ा वो सब मिट्टी में मिला दो, नहीं, वो भी ध्यान रखना होगा। वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उष्मा की चालकता धातुओं में मरकरी, गैलियम और सीजियम, और मरकरी को गैलियम और सीजियम से थोड़ा सा एक पतली झिल्ली से अलग रखो, उसमें हल्का सा डिफरेंस है। ऐसे ही कॉपर और लेड को कॉपर और सिल्वर को मरकरी और लेड से थोड़ा सा अलग रखो। ठीक है, बोरोन को अन्य उपधातुओं से साथ में रखो। तो ये कुछ हल्की हल्की दीवारें हैं जो आपको अपने माइंड में बना के रखनी होगी ताकि आप सेपरेट कर सको फैक्ट्स को और क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल आए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। अभी तक जो पढ़ा आपने वो कमरे के ताप पे दरो होती, कमरे के ताप पे दरो मरकरी होती है। सर गैलियम और सीजियम आए तो ठीक है, वो भी आप कर देना, लेकिन उसका नंबर बाद में, पहले मरकरी का आएगा। मरकरी नॉर्मली लिक्विड होती है। गैलियम सीजियम को 37 डिग्री सेल्सियस ताप मिलेगा ना, तब होगा। कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर। आघातवर्ती तन्यता का अर्थ समझाइए। चोट मारने पर चादर बनती है और खींचने पर तार बनते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एल्यूमिनियम, पोटेशियम उष्मा की कुचालक होती है। ऐसी धातु जो उष्मा की कुचालक होती है मरकरी और लेड। तो ये भौतिक गुण थे और इनमें लोचा था। इसी लोचे को दूर करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्व होते ही टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बड़ा टॉपिक होते ही आपको फिर ऐसे बोरियत सी फील होने लग जाती है। ठीक है, ये कुछ धातुओं की शक्लें हैं जो आप देख सकते हो, और हम थोड़ा सा एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि केमिस्ट्री कोई इतना बर्डन वाली चीज़ नहीं है जिसको आप ऐसे लेके बैठ जाओ कि अब ये नहीं पढ़ेंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है, देखना क्या जादू है। ये जो बीकर है ना, इसमें जो ये कलरलेस सॉल्यूशन दिख रहा है वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो AgNO3 होता है।
ठीक है। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी कहानी देखो। ये सिल्वर नाइट्रेट और इसमें लटका दिया किसका, कॉपर का वायर लटका दिया। अब जादू देखना केमिस्ट्री का, थोड़ी देर बाद में क्या देखते हो, सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर है ना वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, कॉपर से। मीन्स कॉपर के वायर से कॉपर तो चले जाते हैं सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से सिल्वर आयन आ जाते हैं इधर। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के सिद्धांत का पालन करती है, विद्युत उदासीनता का पालन करती है। यानी प्लस 2 चार्ज अगर अंदर आए तो प्लस 2 चार्ज इधर आएंगे। यानी जब एक कॉपर 2+ आयन विलयन में जाता है तो 2 Ag+ आयन इस तार के पास आ जाएंगे। ऐसा होते होते कुछ टाइम बाद में इस तार के चारों ओर ऐसी कंडीशन हो जाती है, ये जो आपको दिख रहा है ना वो क्या है, कॉपर वायर के ऊपर क्या आ गई, चांदी आ गई। और जब कॉपर सॉल्यूशन में चला गया, नाइट्रेट तो अपनी जगह ही था ना सिल्वर नाइट्रेट था AgNO3, तो NO3 का कुछ नहीं हुआ, Ag रिप्लेस हुई तो NO3 और कॉपर मिलकर इस सॉल्यूशन को क्या बना दिया, ब्लू बना दिया। ये कॉपर नाइट्रेट का ब्लू सॉल्यूशन है। AQ का मतलब होता है पानी। तो केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट क्या कर गया, इस बीकर में कॉपर का तार डुबो के और चांदी ले गया अपने घर पे। ये केमिस्ट्री का जादू है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है ये। तो ये क्या हुआ ये केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन में हम धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी देखेंगे इस सक्रियता श्रेणी में हम ये कहते हैं कि जो धातु ज़्यादा सक्रिय होती है ना वो रिएक्शन पहले करती है और धातु कम सक्रिय होती है वो रिएक्शन बाद में करती है। तो ये एक तरह से धातुओं का आपस में प्रतिस्थापन हुआ। तो जो कॉपर थी ना वो कम सक्रिय धातु है, ज़्यादा सक्रिय धातु है, और सिल्वर क्या है, वो कम सक्रिय धातु है। तो ये तो हो गई कम सक्रिय धातु में पूरी तरह से उदासीन बन के रह गई, और जो ज़्यादा सक्रिय धातु है वो क्या हो गई, वो कॉपर +2 में आ गई। तो ये सक्रियता श्रेणी हम देखेंगे, द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये सीरीज हम कल या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। और उनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन रिप्लेस कर देती है, साथ ही अनोदर मेटल को भी सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देती है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, ये दिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको ये शो किया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलिक इनके मेजर कंपाउंड्स डेली लाइफ में इनके यूजेस के लिए देखते रहें केमिस्ट्री पॉइंट। थैंक यू।